मुझे शिकायत है उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है, जहां किसी के दुख दर्द पे दो आंसू बहाना बुज़दिली समझा जाता है। ऐसे माहौल में कभी शांति नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं दूर जा रहा हूं। पर्दे पर उभरती ये तस्वीरें इतनी उदास क्यों हैं? क्यों प्यासा रहा वो कलाकार, वो कवि, उनकी कविताएं? क्यों किसी अंधेरी रात में ओस की एक बूंद उनकी रूह पर ना गिरी? अगर ये फूल कागजी थे तो मुरझाए क्यों? ठुकरा न दे जहां को कहीं बेदिली खुशी के मौके पर क्या बेदिली? चकाचौंध उजालों में वो साए कैसे थे? इस शोरगुल में ये सन्नाटा कैसा था? किस सोच में थे ये फिल्मकार? क्या चाहते थे? चाहत, इज्जत? मगर ये दुनिया मिल भी जाती तो क्या होता? क्यों मिटाते रहे अपनी हस्ती? क्यों सो गए वो इतनी गहरी नींद? क्यों सो गए वो इतनी गहरी नींद? रिश्ताए उम्मीद, रिश्ताए उम्मीद तो अब कभी मिला ना करेंगे किसी से हम। मैं शाम को 6:30 बजे पहुंचा वहाँ, तो अपने सीन, लास्ट सीन इसका बारे फिर भी आएंगे कि उसका डिस्कस कर रहे थे। वो लिख रहा था, ड्रिंक उन्होंने 5 बजे शुरू कर दी। बहुत ज्यादा मॉर्बिड थिंकिंग थी, क्या बताऊं, बहुत लंबी बातें हैं काफी, तो बहुत मॉर्बिड थिंकिंग थी। लेकिन वो डिस्कस करते थे, मैं तो आई वाज इन्वॉल्व इन द सीन, वो डिस्कस कर रहा था। वो बहक जाते थे थोड़ा थोड़ा, कुछ इधर की बातें करते थे, कुछ पागलपन की बातें करते थे। एक दोस्त का जिक्र करने लगे कि एक दोस्त का जिक्र जो कि पागल खाने में उसका लेटर आया है, कैसे वो कहता लेटर से बिल्कुल पागल नहीं रहता, फिर हल्के से जबान से निकल गया। और यार अब तो ऐसा लगता है कहीं मैं पागल ना हो, मैं कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे आप क्यों पागल होंगे। तो ही वॉज वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड। 1 बजे रात तक मैं उनके साथ था, खुले नहीं। एंड इफ आई हैड नोन ही इज गोइंग टू डू दैट मैड थिंग, मैं उन्हें छोड़ के आता भी नहीं। मुझे ठीक था, मैं तो आई वाज सो इन्वॉल्व्ड इन फिनिशिंग द सीन, लास्ट सीन। उसके पहले रात को खाना खाने के उन्होंने नहीं खाया, उन्होंने कहा इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू रिटायर। वो काले साए जो गुरुदत्त के दिलो दिमाग पर मंडराते रहते थे, आखिर उनको निगल ही गए। किस बोझ तले दबा हुआ था गुरुदत्त का पूरा अस्तित्व? कैसे काले अंधेरों की घुटन थी जिससे वो निकल ना सके? वो तड़पते रहे। शायद ये दुनिया उन्हें रास नहीं आई, उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाई। फिर यहाँ जीते रहने का क्या ही मकसद हो सकता था? नौकरी चली गई, चली हमेशा के लिए चली, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं क्यों जिंदा हूँ? 10 अक्टूबर 1964। देर रात तक अपनी अगली फिल्म पर काम करने के बाद उन्होंने टेलीफोन पर गीता दत्त से बात की। कुछ वाद विवाद हुआ, कुछ झड़प हुई। फिर गुरुदत्त अपने कमरे में सोने चले गए। आखिरी बार। क्या महान कला की रचनाएं अपने कलाकार की बलि मांगती है? क्या दुनिया से अपनी कलाकारी का लोहा मनवाने के लिए उनकी मौत ज़रूरी है, ताकि उनके नाम के साथ एक रोमांटिक ट्रेजेडी जुड़ जाए? फिल्म दर फिल्म गुरुदत्त इसी सवाल का जवाब ढूंढते रहे, और जिस नतीजे पर वो पहुँचे उसी के अनुसार उन्होंने अपने जीवन की स्क्रिप्ट को पूरा कर दिया। What led him to his suicidal attempts, one never knows. He had made several attempts, and one such attempt I remember, he had taken an overdose of sleeping tablets. He was in a coma for three days and 3 nights, and in fact I still remember the day when he came through. It was a very traumatic experience for all of us. गुरुदत्त का सिनेमा और उनकी ज़ाती ज़िंदगी
कुछ इस तरह एक दूसरे में घुल मिल गए थे कि आज ये कहना लगभग नामुमकिन है कि कहाँ कथा खत्म हुई और आत्मकथा शुरू हुई। जिन्हें नशे में रहने की पुरानी आदत है, उनकी आखिरी उम्मीद बोलो तो मोहब्बत का नशा। जब ये सारे नशे दूर हो जाते तो लोग इसका सहारा करते। जब वो हंसमुख और खुश थे तो उनकी फिल्में भी जिंदा दिल और खुश रंग थीं। जब उन्हें उदासी ने घेर लिया तो उनकी फिल्में भी उदास हो गईं। इन्हीं दिमागी कश्मकश में जो फिल्में बनी उन्हें हम आज क्लासिक्स मानते हैं। तुमने कब से पीने के शुरू किए भाई? इस कदर बढ़े कि मैं घबरा के पी गया। दुख की बात है, जब वो जिस रात को वो गए, सबसे आखिरी बात सिर्फ मेरे से हुई थी। रात के 12 बजे उन्होंने फ़ोन करके मुझे पूछा था, तुम्हारे पास गीता है क्या? मैंने बोला नहीं, गीता दी चली गई हैं, अभी यहाँ नहीं है। उनका यही सवाल था, कहाँ मिलेगी मुझे वो? तो मैंने कहा था कि शायद घर गई होंगी। इसके बाद उनकी किसी से बात नहीं हुई और सुबह फिर मैं जब घर गई थी तो वो नहीं थे। इतने बड़े इंसान का अंत इतना जल्दी नहीं होना चाहिए कभी। जब मेरी शादी हुई, मैं सिर्फ 12 साल की थी, तो एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तुम्हें 1 साल के अंदर एक लड़का होगा जो बहुत मशहूर होगा और अपने फैमिली को अच्छी तरह से देखेगा और बहुत अच्छा होगा। तो मुझे शर्म आई, क्या मैं बच्चा होना, मुझे मालूम नहीं था कुछ। तो 1925 जुलाई 9 को गुरुदत्त का जन्म हुआ। बचपन से वो बहुत नटखटा था और जिद्दी था। प्रश्न पूछना उसका एक स्वभाव था। कभी कभी उसके प्रश्नों का उत्तर देते देते मैं पागल हो जाती। किसी की बात नहीं मानता था। अपने दिल में अगर ठीक लगा तो ही वो मानता था। और गुस्से वाला बहुत था, इम्पल्सिव था वो। तुम्हारी जिंदगी पे क्या ही कब तो चली गई थी मेरी जिंदगी, वो पहली गलती थी। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई। डरता हूं कहीं खुश्क न हो जाए समंदर, राख अपनी कभी आप बहाता नहीं कोई। साकी से गिला था तुम्हें मैं खाने से शिकवा, अब जहर से भी प्यास बुझाता नहीं कोई। माना के उजालों ने तुम्हें दाग दिए थे, बेरात ढले शमा बुझाता नहीं कोई। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। प्यासा का रिकॉर्ड। और मुझे एक ही साथ याद आ रही हैं अपने जीवन की बहुत सारी सुख भरी दुख भरी घड़ियां, लेकिन वो सब आपको बताकर क्या करूंगी। मेरे मन की इस समय की हालत का अंदाजा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं अगर आप ये जानते हैं कि इस फिल्म के नायक, निर्माता और निर्देशक स्वर्गीय श्री गुरुदत्त मेरे पति थे। देखो गई थी तो उस दिन बहुत उदास थी। प्यासा का रिकॉर्ड। और मुझे एक ही साथ याद आ रही हैं अपने जीवन की बहुत सारी सुख भरी दुख भरी घड़ियां, लेकिन वो सब आपको बताकर क्या करूंगी। मेरे मन की इस समय की हालत का अंदाजा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं अगर आप ये जानते हैं कि इस फिल्म के नायक, निर्माता और निर्देशक स्वर्गीय श्री गुरुदत्त मेरे पति थे। कहूंगी भगवान के कई नामों में से एक है वो तो। और तुम मुझे छोटी बहू कह सकते हो। साहब, बीबी और गुलाम हर लिहाज से एक ऐसे फिल्म मेकर का काम है जो अपनी कला की चोटी पर था।
देखो गई थी तो उस दिन बहुत उदास थे। उनकी लास्ट स्क्रिप्ट राइटिंग चल रही थी, बहारें फिर भी आएंगी, डायलॉग राइटर आप जानते हैं अबरार अलवी। उनका वो खत्म होने के बाद कहने लगे चलो हम लोग खाना खाएंगे साथ में। तो हमने कहा हम तो खा के आए हैं। अभी बुरा लगता है कि आई शुड हैव हैड द लास्ट मील विद हिम, थोड़ा सा तो उनके साथ खाना चाहिए था। हमने कहा नहीं हम खा के आए हैं, मैं ऐसे ही बैठती हूँ आपके साथ। तो खाना खाए, फिर हमने कहा देखो हम इनवाइट करने को आए हैं 10 अक्टूबर के दिन हमारे यहाँ एक जलसा हो रही है, म्यूजिक परफॉर्मेंस, और अब्दुल हलीम जफर खान स्टार बजा रहे हैं हमारे यहाँ और लोग आएंगे, आप जरूर आइए। तब हमको कह रहे लली हमको पार्टी को मत बुलाओ, मुझे पसंद नहीं लोगों को मिलने का, तुम्हें मालूम है तो मैं हमेशा अकेलापन नहीं पसंद करता हूँ, तो मैं आऊंगा एक दिन तुम्हारे साथ खाना खाएंगे, मगर वो तो हुआ ही नहीं। बहुत कुछ दे सकते थे मगर वक्त से बहुत पहले उठ गए। I think most of his films were autobiographical. Most of his films were made between the ages of 25 and 39. An artist does more than what he knows. More humanistic, I would say, than political. उस आदमी के कान लाल हो जाते जब मेरे पतिदेव सही अर्थ में कलाकार थे। वो जो काम भी करते बहुत ही मेहनत और लगन के साथ करते थे और फिल्मों के माध्यम से भी वही कुछ कहने की कोशिश करते थे जो कुछ वो सच्चे दिल से महसूस करते थे। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। इस कार्यक्रम का भी मैंने अपने पतिदेव की फिल्म साहिब बीबी और गुलाम से चुना है। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीतकार थे हेमंत कुमार। कभी कभी मुझे लगता है कि ये गीत फिल्म के पात्र से भी ज्यादा मेरे अपनी भावों का बयान है। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। जल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। अब मैं अपना ही गाया हुआ एक गीत सुनवाती हूँ आपको। फिल्म शर्त के लिए एस.एच. बिहारी के शब्दों को संगीत से सजाया था हेमंत कुमार ने। इस प्रेम गीत में अनंत काल तक अपने प्रियतम का साथ देने का वादा है। ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। सपनों की उड़ान का कोई अंत नहीं होता है, न वहाँ समय बाधक बन सकता है न सीमाएं, लेकिन जब सपने भंग होते हैं तो कुछ और ही हकीकत सामने आती है। किसी की आँख का नूर हूँ, मेरा यार मुझसे बिछड़